हेलो मेरे प्यारे, अपन बात कर रहे हैं बीएससी की क्लास स्टार्ट करेंगे। यांत्रिकी जो है वो बीएससी फर्स्ट ईयर के अंदर एक बुक है जिसके बारे में बात करते हैं। पहला टॉपिक है अपना निर्देश तंत्र, जिसको मैं निर्देश फ्रेम भी कह सकता हूँ। निर्देश तंत्र किसे कहते हैं? अपन किसी भी निकाय को या किसी भी ऐसा तंत्र या ऐसा निकाय जिसके अंदर किसी भी कण की, किसी भी बिंदु की या किसी भी पॉइंट की अपन स्थिति को जिसके सापेक्ष अपन बताते हैं उसको अपन क्या कहते हैं? निर्देश तंत्र कहते हैं। जिसके सापेक्ष का मतलब है कि अपने को किसी भी वस्तु की स्थिति को बताने के लिए कोई ऐसा पॉइंट चाहिए जिसके सापेक्ष अपन बता सकते हैं, जिसके रेस्पेक्ट में कि यहाँ से वो इतने दूर है, यहाँ से वो गतिशील है, इसके सापेक्ष वो गतिशील है, इसके सापेक्ष वो स्थिर है। जैसे मान लो कोई व्यक्ति, अगर मान लो छोटा सा एग्जाम्पल जो 11वीं क्लास से अपन पढ़ते आ रहे हैं कि भी अगर कोई व्यक्ति प्लेटफॉर्म पर खड़ा है और अगर कोई ट्रेन पास से गुजर रही है तो ट्रेन के अंदर जो बैठा व्यक्ति है वो तो क्या है, ट्रेन के अंदर बैठा है तो इसका मतलब गतिशील है। तो बाहर खड़े व्यक्ति को तो ट्रेन के अंदर वाला व्यक्ति क्या है, गतिशील दिखाई देता है। अंदर खड़े व्यक्ति को बाहर खड़े वाले व्यक्ति वो भी क्या दिखाई देता है, गतिशील दिखाई देता है। लेकिन अगर मैं बात करूँ प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को, अगर प्लेटफॉर्म पर दूसरा व्यक्ति खड़ा है तो दोनों व्यक्ति क्या है, प्लेटफॉर्म पर, इसका मतलब दोनों क्या है, स्थिर अवस्था में। तो एक के सापेक्ष दूसरा भी क्या है, स्थिर। इसका मतलब एक के सापेक्ष अपन बता सकते हैं कि मेरे सापेक्ष वो गति कर रहा है, मेरे सापेक्ष वो स्थिर अवस्था में। ये दो चीजें भाई, किसी की गति की अवस्था या किसी की स्थिर है या उसकी स्थिति की अवस्था किसके सापेक्ष बताते हैं, किसी दूसरे के सापेक्ष बताते हैं। तो जिसके सापेक्ष अपन बताते हैं उसी को अपन क्या कहते हैं, निर्देश, या अपन उसको कह सकते हैं निर्देश तंत्र। अब निर्देश तंत्र जो है दो टाइप के काम में लेते हैं, एक तो होता है दक्षिणावर्ती और दूसरा वामावर्ती। तो ध्यान रखना, वामावर्ती मतलब लेफ्ट हैंड साइड, दक्षिणावर्ती मतलब राइट हैंड साइड। तो ज्यादातर जो काम में लेते हैं अपन दक्षिणावर्ती काम में लेते हैं, वामावर्ती काम में नहीं लेते। एक्चुअल में बनते कैसे वो बता देता हूँ। देखो वामावर्ती ऐसे बनता है, ऐसे ऐसे इस तरह से। इसको अपन काम में नहीं लेते, अपन काम में दक्षिणावर्ती लेते हैं, जिसको मैंने यहाँ पर देखो बनाया है इस तरह से। तो किसी भी बिंदु के निर्देशांक इस तरह से बताते हैं अपन, जैसे कोई पॉइंट रखा हुआ है तो उसके लिए अपन उसकी एक्स एक्सिस से, उसकी वाई से, उसके जेड से इस तरह से निर्देश बताते हैं, निर्देश तंत्र के अंदर बताते हैं। अब देखो कोई भी निर्देशांक जो होते हैं, जैसे मैंने यहाँ तो आपको कार्तीय निर्देशांक बताए, ये कौन से हैं? एक्चुअल में ये कार्तीय निर्देशांक है। कौन से? कार्तीय निर्देशांक। मैं थोड़ा सा इनके बारे में बता देता हूँ। निर्देशांक पद्धतियां जो होती हैं, निर्देशांक कितने प्रकार के होते हैं। ये पहला है कार्तीय निर्देशांक, जिसको अपन एक्स कोमा वाई कोमा जेड इस तरह से किसी भी पॉइंट के निर्देशांक बताते हैं। एक होता है ध्रुवीय। कौन सा होता है? ध्रुवीय निर्देशांक। ध्रुवीय कौन सा होते हैं? जिसके अंदर केवल और केवल उसकी स्थिति सदिश को और उसकी एक्स एक्स के साथ में, या उसकी जो नीचे वाली एक्स है उसके साथ में, क्षैतिज के साथ में बनने वाला कोण थीटा, इन दो से दर्शाते हैं, उसको अपन क्या कहेंगे, ध्रुवीय। जैसे मान लो ये कोई आर सदिश हो गया, तो यहाँ से ये मूल बिंदु से अगर मिलाए इसको, सॉरी ये अलग बढ़ा दिया, इसको अगर मूल बिंदु से मिलाए तो ये यहाँ पर जो कोण बनाता है उसको क्या बोलना, थीटा कोण। तो आर और थीटा से बनता है वो ध्रुवीय निर्देशांक, ध्रुवीय निर्देशांक होते हैं। और तीसरे होते हैं बेलनाकार। कौन से होते हैं? बेलनाकार। हाँ, चार होते हैं, गोलीय भी होते हैं। मैं थोड़ा सा लाइटली ऐसे बता देता हूँ कि बेलनाकार कौन से होते हैं। बेलनाकार होते हैं आर हो गया, थीटा हो गया, इसके साथ में ये जो लाइन है ना, ये इसका कि भाई ये जो सदिश है वो जेड एक्स के ऊपर, भाई अब मैं ये कह दूँ कि ये एक्स और जेड के द्वारा जो बनने वाला तल है उसके साथ में जो अगर मैं लंब डाल दूँ, इस लंब की लंबाई जो होती है, या जेड के ऊपर जो अपन मान लो लंबाई इसकी जो कितनी होती है, कोई भी एक दूरी अपन ले लेते हैं, उसके साथ में अगर इसको मैं मेज करवा दूँ तो आर कोमा थीटा कोमा मान लो एक और दूरी ले लेते हैं एस, तो इससे जो बताते हैं अपन वो बेलनाकार होते हैं। तो इसके बारे में अपन बाद में बात करेंगे कि कौन कौन से निर्देशांक होते हैं। अभी अपने पास में कार्तीय निर्देशांक वही पढ़ेंगे। ध्रुवीय के बारे में बता दिया। ध्रुवीय एक्चुअल में डायरेक्ट निर्देश किसी स्थिति सदिश को बताने के लिए काम लेते हैं। ध्रुवीय कैसे काम लेते थे वो बताता हूँ। कोई पॉइंट पी है, उसको ये कोई पॉइंट क्या है, पी है, तो इसकी मूल बिंदु से दूरी, ये कौन सा बिंदु है, मूल बिंदु, इससे दूरी कितनी है, ये आर, इसकी स्थिति सदिश। भाई दूरी का मतलब विस्थापन की बात करते हैं, ये विस्थापन है, मूल बिंदु से इतनी दूरी, इतने विस्थापन के ऊपर है, और विस्थापन को हम किससे दर्शाते हैं, सदिश, विस्थापन सदिश राशि है, तो ये स्थिति सदिश हो गया इसका। और यहाँ से ये कितना कोण बनाता है इसके बारे में बात करते हैं। ये कौन सा हो जाएगा, ध्रुवीय,
या स्थिति सदिश बात मान लो, इसको स्थिति सदिश, इसकी स्थिति बता रहा हूँ, पी बिंदु जो है वो मूल बिंदु से इतनी दूरी के ऊपर है। अब बात करते हैं कार्तीय निर्देशांक में। कार्तीय निर्देशांक जो होते हैं ना वो एक्चुअल में यहां से लंब डाले जाते हैं बिंदु से, जिस बिंदु की स्थिति याद करनी होती है उस बिंदु से सभी अक्षों पर डाले गए लंबों की लंबाइयां, सभी एक्स मतलब ये एक्स हो गया, ये एक्स एक्स के ऊपर डाला गया लंब हो गया, ये वाई एक्स पर डाला गया लंब हो गया। और अगर इसी तरह से अगर एक एक्स और ले जेड एक्स, जेड एक्स कौन सी होती है आपको पता ही है, ये एक्स है, ये वाई एक्स है, अगर मान लो ये एक्स एक्स है तो जेड एक्स कौन सी हो जाएगी, ये वाई। तीनों एक दूसरे के क्या है, लंबवत होती है, तीनों अक्ष एक दूसरे की लंबवत होती है, और तीनों के ऊपर अपन क्या डाल रहे हैं, लंब डाल रहे हैं। उन लंबों की लंबाइयों को अपन क्या कहते हैं, एक्स एक्स का मान, वाई एक्स का मान और जेड एक्स का मान। और इसी को अपन मान लो कि ये अगर मान लो एक्स है, ये वाई है और ये मान लो जेड है, तो इसके निर्देशांक हो जाएंगे एक्स वाई जेड। सही है। अब अपन निकाल के चेक करते हैं इनको कि क्या एक्चुअल में ऐसा होता है। चलो इसके बारे में बात करते हैं थोड़ी सी। कि भाई ये निर्देशांक जो अपन एक्स वाई जेड पढ़ते हैं, मैंने एक बिंदु लिया है, बिंदु P, इस बिंदु की मुझे स्थिति ज्ञात करनी है। ये एक्स एक्स है, ये वाई एक्स है और ये जेड एक्स है। ये बिंदु P है, इसको थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ मैं, ये लो, ये थोड़ा 3D के अंदर दिख रहा होगा। ये एक तल है, भाई मैंने कहा था ना अभी इस तरह से, ये जेड हो गई, ये ऊपर वाली वाई हो गई, इस साइड वाली एक्स हो गई। अब अगर मान लो कोई पॉइंट यहाँ पर है तो इससे यहाँ से अपन इस साइड की दूरी नापेंगे, यहाँ से इस साइड की नापेंगे और यहाँ से सीधी नीचे वाले तल से। तो इस तरह से कौन कौन सी दूरियां आती हैं। ये बिंदु P है, इनको नाम दे देते हैं, जैसे मैंने कहा इसको A, इसको B, इसको C, इसको D, इसको E, इसको F। ठीक है, ये अपना मूल बिंदु हो गया। मूल बिंदु के निर्देशांक कितने मानेंगे, होते ही 0 0 है, मूल बिंदु इसके मान नहीं होते ही 0 0 है, 0 0 0। अब देखो आगे बढ़ेंगे अपन कि भी दो निर्देशांक हो जाए, निर्देश तंत्र हो जाए, तो इसके मूल बिंदु के निर्देशांक और उसके मूल बिंदु के निर्देशांक इसके सापेक्ष उसके अलग हो जाएंगे, इसके सापेक्ष एक के सापेक्ष दूसरे अलग हो जाएंगे। तो इनके बारे में अपन बाद में बात करेंगे, पहले बिंदु P की बात करता हूँ। तो बिंदु P का स्थिति सदिश, अगर मैं केवल स्थिति सदिश से दर्शाता था तो ये हो जाती लाइन, ये बिंदु P, और इसको इस तरह से दिखा देता और ये मेरी R, इस तरह से हो जाता। सही है। अब मुझे बताना है कि ये y है, इस y के अंदर ये जो मान है, इस बिंदु P से y पर जो डाला गया लंब है, बिंदु P से क्या है, y पर डाला गया जो लंब है उसका मान, इस दूरी का मान कितना है, y, स्मॉल y। यहां से x x पर डाला गया तो x की जो ये लंबाई है, ये वाली जो लंबाई है, मान लो ये वाली लंबाई, इस लंबाई का मान मान लेते हैं अपन x। ठीक है, ये z वाला जो है इसको मान लेता हूं मैं z। देखो वापस थोड़ा सा, ये लंबाई और ये लंबाई, मैं बात कर रहा हूं DC और OB दोनों बराबर है, DC और OB दोनों बराबर, क्योंकि दोनों क्या है, एक चतुर्भुज बना रही है, और चतुर्भुज भी कौन सा, सम चतुर्भुज, जिसके सामने आमने समांतर चतुर्भुज, जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर है, इस साइड की उस साइड की बराबर है। एक्चुअल में तो ये एक घन की तरह बनाया मैंने ताकि इस पॉइंट को अपन दिखा सके। ये डिब्बा जो है इसको एक बार देखें, मैंने इस तरह से बनाया इसको 3D में दिखाने के लिए कि 3D के अंदर अपन इसके निर्देशांक x y z कैसे निकालते हैं, x y z। अब देखो x x की सदिश, भाई इसकी दिशा बताएंगे अपन तो इसका स्थिति सदिश भी बताना पड़ेगा, और x x का स्थिति सदिश क्या होता है, i k, y x का क्या होता है, j k, और z x का क्या होता है, k k। ठीक, अब मैं बात करता हूँ एक त्रिभुज लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, इसकी स्थिति निकालने के लिए त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज यहाँ ले लेते हैं। देखो ODC, कोई सा ले लो, OCB ले लो, ODC ले लो, कोई भी। ये त्रिभुज OCB। अब OCB में क्या करना है अपने को,
यहाँ पर देखो ये अपने पास में स्थिति सदिश हो जाएगा इस बिंदु का निकालने के लिए, क्योंकि ये बिंदु जो है ना वो लंब डाल रहे हैं अपन यहाँ पर। इस बिंदु से हमने लंब कहाँ पर डाला है, जेड और एक्स के बीच में, एक्स एक्स और जेड एक्स, ये तो जेड एक्स हो गई, ये क्या एक्स एक्स, इन दोनों के बीच में यहाँ पॉइंट था, यहाँ से अपने यहाँ लंब डाला है, तो अपने ये दूरी की बात करें, ये दूरी इस लंबाई और इस लंबाई दोनों से मिलकर बनेगी अपने पास में ये। तो निकालेंगे कैसे इसको, अपन निकालते हैं देखो त्रिभुज नियम से। कौन सा, सदिश संयोजन के त्रिभुज नियम से। सदिश संयोजन का त्रिभुज नियम क्या कहता है कि अपने पास में ओ सी, देखो इसकी दिशा इस तरफ है, सबकी दिशा वाई एक्स की दिशा वाई की तरफ, एक्स एक्स की तरफ और जेड एक्स की जेड की तरफ, तो ये जेड एक्स है। तो मैंने कहा ओ सी बराबर किसके हो जाएगा, ओ बी प्लस बी सी, है ये। सदिशों का संयोजन का त्रिभुज नियम क्या कहते हैं, दो क्रमागत भुजाएं अगर क्रमागत सदिशों से निरूपित की गई है, दो भुजाएं क्रमागत सदिशों, दो सदिशों से निरूपित करते हैं और दोनों क्रमागत हैं, तो उन दोनों का योग उनकी तीसरी भुजा जो त्रिभुज को बंद करती है और विपरीत दिशा में होती है उसके बराबर होता है, सही है। तो ओ सी बराबर कितना हो जाएगा, ओ बी किसका है, का मान है एक्स आई के, बी सी का मान कितना है जेड के, ठीक है। इसी तरह से अब बात करते हैं अपन त्रिभुज कौन से की, ओ सी पी से, ये त्रिभुज, इसका न बढ़ेगा कौन यहाँ बढ़ेगा, सही है कि नहीं, क्योंकि ये सामने की भुजा थी, अपन ने एक्स सॉरी जेड और एक्स के बीच के अंदर ये लाइन खींची थी जिसका अपन ने मान निकाला है ओ सी। ओ सी जो है यहाँ से सी से ऊपर पी पर जा रहा है और अपने को ओ पी निकालनी है, सही। तो उसके लिए अपन क्या करें, ओ सी पी से त्रिभुज कौन सा लेते हैं, ओ सी पी से। ओ सी पी में बात करें तो ये लाइन कौन सी है, ये वाई एक्स की लाइन है, ये कौन सी लाइन है, वाई एक्स की लाइन है, इसका मान है वाई, सही। तो OP बराबर कितना हो जाएगा, OP बराबर हो जाएगा देखो ये OC प्लस CP, OC प्लस CP सदिश राशि में OP का मान निकालो, OP बराबर OC का मान ऊपर वाले समीकरण से इसमें रख देते हैं, कितना हो जाएगा एक्स आई के प्लस जेड के, CP का मान कितना वाई जे के, ये पास में किसका मान है ओपी का, ये स्थिति सदिश है आर। ओपी को मैंने क्या नाम दिया था, स्थिति सदिश आर। अब अगर मुझे स्थिति सदिश आर का परिमाण निकालना हो तो परिमाण कैसे निकालूं, स्थिति सदिश आर का परिमाण बराबर हो जाएगा अंडर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा इसका परिमाण। इसके दिशा निकालने की, दिशा के लिए देखो अपने पास में एक कोण निकालना पड़ता है, जैसे एक का कोण थीटा, एक का कोण अल्फा गामा बीटा, ऐसे करके निकालते हैं। तो इस तरह से अपन इसकी स्थिति याद करते हैं। अब अपन बात करते हैं अगर ये कण जो है वो गतिशील अवस्था में हो, तो गतिशील अवस्था में होगा तो इसका मतलब उसका कुछ ना कुछ क्या होगा, वेग भी निकाल लेते हैं, उसकी स्थिति 2 बना लेते हैं, कैसे निकलते हैं। ये तो अपन स्थिर अवस्था की बात करी, कोई बिंदु है वो स्थिर अवस्था में है, उसकी स्थिति याद करने का तरीका। बात करता हूं मैं गतिशील कण की स्थिति। अगर कण गतिशील है तो उसकी स्थिति कैसे निकालेगा, तो उसके लिए देखो वही निर्देश फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसको बोलते हैं, यहाँ पर पॉइंट हो जाएगा मेरा P1, यहाँ पॉइंट हो जाएगा P2। मतलब ये कण जो है पहले P1 पर था, बाद में कहाँ आ गया, चलकर कहाँ आ गया P2 पर आ गया। पहले P1 पर था, बाद में कहाँ आ गया P2 पर, मतलब P1 पर उसकी स्थिति क्या थी R1 थी, अब उसकी P2 पर स्थिति क्या हो जाएगी R2 हो जाएगी। इसका मतलब पहले R1 थी, अब क्या हो गई R2, इसकी स्थिति बदल गई। तो उसकी स्थिति बदल जाती है तो अपन कैसे निकालते हैं, तो वही x, ये y और ये z। समय t1 पर कण p1 पर स्थित था, समय t2 पर
कण की स्थिति P2 हो जाती है। अब मैं बात करूं अगर कण की स्थिति P2 हो गई है तो समय अंतराल कितना होगा? समय अंतराल जिसको कहते हैं डेल्टा टी, कितना हो जाएगा? T2 माइनस T1। पहले T1 था, T1 के बाद में T2 समय था। जैसे मान लो 2 सेकंड पर कोई वस्तु यहाँ पर है, 4 सेकंड पर वो यहाँ आ गई, इसका मतलब 2 पर यहाँ थी, 4 पर यहाँ आ गई, 4 में से 2 गई थी, तो 2 सेकंड में ये दूरी तय करी उसने, या ये विस्थापन उसका 2 सेकंड में है, तो ये समय अंतराल हो गया। समय अंतराल हो जाएगा डेल्टा टी T2 माइनस T1। वस्तु की स्थिति की बात करूं, पहले R1 पर थी, अब किस पर आ गई? R2 पर। तो स्थिति में विस्थापन कितना है? विस्थापन, ये आप लोग कह सकते हैं विस्थापन में परिवर्तन, विस्थापन में परिवर्तन, सॉरी पर स्थिति में परिवर्तन कह सकते हैं इसको। स्थिति में परिवर्तन कितना आया? P2 माइनस P2, पहले P1 पर थी, अब आ गई P2 पर, इसका मतलब परिवर्तन आया R2 माइनस R1। ये R1 है, ये क्या है? R2 है, ये यहाँ आ गई, सही है ना? R2 माइनस R1, इसको मैं कह दूंगा R2 माइनस R1, सही। अब कितने टाइम में आई? स्थिति में जो परिवर्तन हुआ वो इस समय में हुआ था, तो अपन ये कह सकते हैं इस कण का वेग क्या था? कण का वेग, कण का वेग कैसे निकालते थे? स्थिति में परिवर्तन हुआ, वो किस समय में हुआ? तो किस समय में हुआ? इकाई समय में कण की स्थिति में परिवर्तन को तो वेग कहते हैं, पर इकाई समय में कण की स्थिति में परिवर्तन को क्या कहते हैं? वेग। कण की स्थिति में परिवर्तन हुआ R2 माइनस R1, कितने समय में हुआ? डेल्टा टी समय में। तो ये R2 माइनस R1 कितने समय में हुआ? डेल्टा टी समय। इसको क्या बोलूं मैं? वेग। इसको क्या कहते हैं? v। क्या क्लियर है? अब दिमाग नहीं आता कि सर R2 माइनस R1 आपने निकाल लिया, डेल्टा टी आपने निकाल लिया, तो R2 माइनस R1 जो स्थिति है इसको अपन डेल्टा R कह दें, बिल्कुल कह देते हैं, डेल्टा R कह देते हैं। तो ये नीचे आ जाएगा डेल्टा टी, ये किसका मान आ गया? वेग का मान। अब अगर मान लो मैं डेल्टा टी को बहुत छोटा मानूं, ये डेल्टा टी टाइम जो है ना बहुत छोटा है, क्योंकि हम जो 11th क्लास की और 12th क्लास की जब फिजिक्स पढ़ते हैं तो उसके अंदर हम बहुत अल्प टाइम को, बहुत छोटे टाइम के अंदर अपन कैलकुलेशन करते हैं, और जब छोटे टाइम की कैलकुलेशन की बात आती है तब हमारे पास में एक नया सब्जेक्ट जुड़ता है जिसको कहते हैं अपन अवकलन। क्या जुड़ता है? अवकलन। वो यहीं से आता है। तो इसने क्या कहा कि अगर डेल्टा टी टाइम जो है वो अगर जीरो के लगभग पास हो, जीरो के पास का मतलब ये नहीं है कि जीरो है, लेकिन इतना कम है कि जीरो मान लो, जीरो के लगभग कम, लगभग मतलब पास में से वैल्यू है इसकी, तो मैंने कहा अगर डेल्टा टी की लिमिट अगर जीरो के पास में हो तो इसको मैं एक नए फॉर्मूले में चेंज कर देता हूँ। तो v इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? मैंने कहा लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो, तो डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी, इसका नाम हो जाएगा dv dr अपॉन dt। मतलब उसके स्थिति सदिश का समय t के रेस्पेक्ट में क्या हो गया? अवकलन। इसी तरह से अगर अपन बात कर लें सब P1 के ऊपर उसका वेग अगर मान लो V1 हो और P2 के ऊपर उसका वेग कितना हो? V2। बात करते हैं P1 पर वेग V1 और P2 पर वेग V2 हो, तो डेल्टा टी समय के अंदर उसके वेग में परिवर्तन कितना है? डेल्टा टी समय में वेग में परिवर्तन कितना है? डेल्टा V, जिसको कहते हैं, कहने का मतलब V2 माइनस V1। तो इसका मतलब वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण। क्योंकि डेल्टा टी समय में कितना? डेल्टा V वेग में परिवर्तन आया, तो इकाई समय में कितना परिवर्तन हो? इकाई समय में वेग में परिवर्तन, इकाई समय में जितना वेग में परिवर्तन होता है उसी को क्या कहते हैं? त्वरण। तो त्वरण की बात करूं, त्वरण बराबर हो जाएगा डेल्टा V अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा V वही V2 माइनस V1 अपॉन T2 माइनस T1। अब डेल्टा टी वहां पर भी वापस वही बात है कि डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो, अगर ये लगभग जीरो के आसपास टाइम हो, वेग में इतने कम समय में परिवर्तन हो रहा है, तो इसको अपन कौन सी फॉर्म में लिख सकते हैं? अवकलन की फॉर्म में। तो त्वरण ए जो है उसको क्या लिखूंगा? लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो, तो डेल्टा v अपॉन डेल्टा टी को लिख देते हैं dv अपॉन dt। वापस भाई वेग में परिवर्तन, तो अगर वेग का अवकलन करते हैं तो त्वरण आता है, स्थिति का अवकलन करते हैं तो वेग आता है। अगर मान लो वेग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, सपोज दैट v2 माइनस v1 कितना है? जीरो है, मतलब वेग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, मतलब डेल्टा v कितना होगा? जीरो। डेल्टा v अगर जीरो है, वेग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, इसका मतलब त्वरण कितना है?
वेग में परिवर्तन नहीं हो रहा, वेग तो है, मैंने कहा वेग में परिवर्तन नहीं है, पहले जितना वेग था उतना ही अब है, तो इसका मतलब त्वरण कितना हो जाएगा, अगर v कांस्टेंट है, कोई परिवर्तन नहीं है, तो v का अवकलन करते हैं तो कितना आता है, 0। मैंने भी यही कहा, त्वरण कितना हो जाएगा, 0। जड़त्व की निर्देश फ्रेम किसे कहेंगे, जड़त्व के नाम से पता चलता है, जड़त्व का मतलब अगर कोई वस्तु स्थिर अवस्था में तो स्थिर रहेगी, गतिशील अवस्था में तो गतिशील रहे, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं दिखे, मतलब बाह्य बल उस पर क्या होना चाहिए, 0। F बराबर m डी वी अपॉन डी टी, ये क्या होना चाहिए, 0। कहने का मतलब डी वी अपॉन डी टी अगर 0 है तो v क्या है, नियत है, ये 0 होना चाहिए। बाह्य बल अगर 0 है, बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो वो जो निर्देश फ्रेम होता है उसको क्या मानते हैं ना, जड़त्वीय निर्देश फ्रेम मानते हैं। अब अजड़त्वीय निर्देश फ्रेम किसको कहेंगे, ऐसा निर्देश फ्रेम जिसके अंदर बाह्य बल नहीं लग रहा, उसके बाद भी अपने को कोई वस्तु है वो गतिशील दिखाई देती, सॉरी त्वरित दिखाई देती है, जिसके अंदर त्वरण हो, मतलब वेग में परिवर्तन दिखाई देता है, उसको अपन क्या कहेंगे, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। अजड़त्वीय निर्देश तंत्र, जैसे पृथ्वी खुद घूम रही है, तो उसके घूमने की वजह से अगर उसके ऊपर कोई वस्तु गतिशील है, तो उसके ऊपर उसके घूमने की वजह से कोई ना कोई प्रभाव दिखाई देता है अपने को, या उसके ऊपर प्रभाव पड़ता हुआ दिखता है, तो उसको अपने को ये लगता है कि ये वस्तु जो है वो त्वरित गति है, उसके अलावा भी उसके ऊपर कोई बल काम नहीं कर रहा, फिर भी ये त्वरित गति कर रही है, उसको अपन क्या कहेंगे, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। कहने का मतलब ये हुआ कि जिसके अंदर न्यूटन का जड़त्व का नियम, न्यूटन का पहला नियम और दूसरा नियम अगर जिसके अंदर लागू नहीं हो रहे, उसको अपन क्या कहेंगे, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। ये परिभाषा में पूछते हैं ज्यादातर कि भी जड़त्वीय निर्देश तंत्र किसे कहेंगे, अपन दोनों के अंदर अंतर पूछ सकते हैं, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं आता इसमें। उसके बाद में बात करते हैं कि अपन ज़्यादातर किसको मानते हैं, कि जड़त्व कौन सा मानते हैं, अजड़त्व। देखो पृथ्वी जो है वो खुद घूर्णन कर रही है, इसका मतलब उसके ऊपर अपन जितने भी वस्तु हैं वो भी उसके साथ में क्या हो रही है, घूम रही है, तो घूम रही है, तो उसकी वजह से उसका बल नहीं लग रहा, उस वस्तुओं पर बाहर से कोई बल नहीं लगी, उस पृथ्वी के घूर्णन की वजह से उनको एक आभासी बल का एहसास होता है, या आभासी बल एक महसूस होता है, उसी को अपन क्या कहें, उसकी वजह से ये क्या हो, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। लेकिन पृथ्वी की पृथ्वी बड़ी है, इसलिए उसके ऊपर इस बल का प्रभाव बहुत कम होता है, नगण्य होता है, बहुत कम प्रभाव दिखाई देता है, इसलिए अपन क्या मानते हैं, इसको जड़त्वीय निर्देश तंत्र मानते हैं। पृथ्वी बड़ी है, उसकी घूर्णन की वजह से उसके ऊपर जितनी भी वस्तु है उनके ऊपर उनका प्रभाव कम दिखाई देता है। जैसे मान लो किसी वस्तु को मैंने घुमाया, अगर उस वस्तु के ऊपर कोई और वस्तु पड़ी हुई है, तो उस वस्तु को भी उसके घूमने की वजह से उसके ऊपर भी उसका प्रभाव दिखाई देता है। जैसे अगर इसको घुमाए तो इसके ऊपर जो भी वस्तु होगी उसके ऊपर भी उसके घूमने का इफेक्ट तो आएगा, उसके ऊपर प्रभाव तो दिखेगा। तो इसका मतलब कि पृथ्वी बड़ी है, इस वजह से इसके घूमने का प्रभाव जो वो नगण्य दिखा, मतलब इतना अल्प है कि अपन इसको महसूस नहीं कर पाते, इतना ज़्यादा पता नहीं चल पाता, इसलिए इसको अपन क्या मानते हैं, जड़त्वीय निर्देश फ्रेम मानते हैं। पृथ्वी को जड़त्वीय निर्देश फ्रेम, पृथ्वी के ऊपर जितने भी वस्तुएं स्थित है उनको अपन क्या मानते हैं, जड़त्वीय निर्देश फ्रेम मानते हैं। बात करता हूँ मैं निर्देशांक रूपांतरण की। निर्देशांक रूपांतरण किसे कहते हैं, निर्देशांक रूपांतरण किसे कहेंगे, जब किसी घटना को या किसी प्रेक्षण को अपन प्रेक्षित करते हैं, तो किसी एक निर्देश तंत्र में मैंने उसके बारे में पता किया, उसके बारे में निर्देशांक निकाले, अब उसी प्रेक्षण को या उसी स्थिति को किसी दूसरे निर्देश तंत्र में भी पता करें और फिर इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन निकाले, तो अपन उसको क्या बोलते हैं, निर्देशांक रूपांतरण। जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ,
तो मेरे सापेक्ष कोई वस्तु है वो जितनी दूरी पर स्थित है, उसके बाद में मेरे आगे कोई व्यक्ति खड़ा है, उसके सापेक्ष वो कितनी दूरी पर है। मेरे सापेक्ष अलग डिस्टेंस होगी, आगे कोई खड़ा उसके सापेक्ष अलग डिस्टेंस होगी। अब हम दोनों के बीच में क्या रिलेशन है उस स्थिति से निकालना। पहले दोनों के सापेक्ष वस्तु की स्थिति प्रेक्षित करना, फिर दोनों निर्देश तंत्रों के बीच में कोई संबंध स्थापित करना, उसको अपन क्या बोलते हैं, निर्देशांक रूपांतरण कहते हैं। ये किस तरह से होता है, सबसे पहले अपन स्थिति की बात करेंगे। कोई कण अगर स्थिर अवस्था में है, दोनों निर्देश तंत्र एक फिक्स दूरी पर स्थित है और दोनों के सापेक्ष कोई कण जो है वो या स्थिर हो सकता है, गतिशील हो सकता है, या दोनों निर्देश तंत्र इसमें से एक स्थिर है दूसरा गति कर रहा है, या दोनों गति कर रहे हैं, या कोई जो वस्तु जिसके अपन निर्देशांक निकाल रहे हैं, जिसकी वजह से दोनों के मध्य अपन संबंध स्थापित करने वाले हैं, उन दोनों में से कोई एक गतिशील अवस्था में हो, कोई एक स्थिर अवस्था में हो, कोई त्वरित गति की अवस्था में हो, इसके बारे में बात। दो निर्देश फ्रेम लेते हैं हम, एक लिया दूसरा ये ले लिया, इसको मैं एस डैश कह दूं, इसको मैं एस कह दूं, इसका मूल बिंदु हो जाएगा, इसका ओ डैश हो जाएगा, यहाँ कोई बिंदु है पी। अब पी बिंदु की इसके सापेक्ष जो स्थिति है वो अलग है, ये लो इस तरह से, इसके सापेक्ष क्या है अलग है, और इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है वो अलग है। क्लियर हो गया। अब मैं बात करूं इस दूरी को, तो मैं कह दूं आर, ये जो दूरी है ना मैं एस के सापेक्ष लिया उसको तो मैं कह दूं आर, ये स्थिति सदिश आर होगा। इसके सापेक्ष जो लिया मैंने उसको आर डैश कहता हूँ, क्योंकि मैंने इसको एस डैश नाम दिया, इसको आर डैश। बिंदु पी के लिए दोनों के लिए अलग होगा भाई, इसके लिए अलग होगा, इसके लिए स्थिति सदिश अलग होगा। अब इन दोनों के बीच में रिलेशन की बात करूँ, इसकी इससे जो स्थिति सदिश है उसको मैं कह दूँ आर नोट कह दूँ। क्लियर है। अब देखो स्थिति सदिश के बारे में हमने त्रिभुज का नियम पढ़ा है। त्रिभुज का नियम क्या कहता है, त्रिभुज नियम से, त्रिभुज नियम कौन सा, सदिशों के संयोजन का त्रिभुज नियम, 11वीं क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, उसी की बात करें। ओ ओडेस पी से, ओ ओडेस पी से वही दो क्रमांक मिल जाए, ओ ओडेस प्लस ओडेस पी, ओ ओडेस प्लस ओडेस पी बराबर किसके हो जाएगा, ओपी के, ओपी के। मैं ओपी की बात करूं, ओपी का मतलब है आर, इसके बराबर हो जाएगा आर नोट प्लस आर डैश, आर नोट प्लस आर डैश, इसके बराबर है। इसको मैं समीकरण नंबर 1 नाम दे दूं। मैंने कहा ये दोनों जो है निर्देश तंत्र एक दूसरे के सापेक्ष क्या स्थिर है, मतलब ये और ये इन दोनों के बीच की जो आर नोट दूरी है वो बदल नहीं रही, दोनों क्या एस, मैंने कहा निर्देश फ्रेम एस डैश के सापेक्ष, या मैं कह दूं निर्देश फ्रेम एस डैश एस के सापेक्ष स्थिर अवस्था में, मतलब दोनों के बीच में कोई जो है डिस्टेंस बदल नहीं रही है, इसका मतलब दोनों बीच में कोई वेग नहीं। तो मैंने कहा समीकरण 1 का अवकलन करें, समीकरण 1 का अवकलन करने, मैंने अवकलन किया तो डी आर अपॉन डी टी, डी आर अपॉन डी टी इक्वल टू डी आर डैश अपॉन डी टी, प्लस में क्या हो जाएगा जीरो, देखिए इसका मान जीरो, डी आर नोट का मान जीरो, क्योंकि डी आर नोट अपॉन डी टी क्या हो जाएगा जीरो। क्यों, आर नोट क्या है, मैंने कहा नियत है, ये बदल नहीं रहा। अगर आर नोट फिक्स है, ये डिस्टेंस जो है ये बदल नहीं है, इसका मतलब इसका अवकलन क्या होगा जीरो, इसका मतलब दोनों का वेग बराबर हो जीरो। अब उस कण का जो जो पॉइंट है, इस पर कोई कण है या कोई वस्तु है, अगर वो गति कर रही है तो इसके सापेक्ष भी उसका वेग उतना ही होगा जितना इसके सापेक्ष होगा, दोनों के रिस्पेक्ट में वेग क्या हो जाएंगे बराबर। कहने का मतलब अगर मैं कहूँ डी आर नोट को अगर मैं यू कहूँ और इसको मैं यू डैश कह दूँ तो दोनों का वेग क्या है बराबर। इस निर्देश फ्रेम के सापेक्ष और इस निर्देश फ्रेम के सापेक्ष बिंदु P पर स्थित कण का जो वेग है वो क्या है बराबर है। ये कब है, जब स्थानांतरित और निर्देश तंत्रों के लिए रूपांतरण की बात करते हैं, जब दोनों निर्देश फ्रेम एक दूसरे के सापेक्ष नियत अवस्था में या स्थिर अवस्था में है, दोनों के बीच का विस्थापन जो है वो बदल नहीं रहा है, स्थिति नहीं बदल रही उसके बाद। अब अपन बात करते हैं अगर दोनों के बीच में वेग हो तो भाई ये अगर v वेग से गति कर रहा हो, मान लो ये v वेग से इस तरफ गतिशील हो, तो अपन क्या करें, डायग्राम नहीं हटा रहा मैं, डायग्राम सेम ही रहेगा, बस इतना सा ही मैंने कहा ये आर नोट जो है ना ये टाइम के साथ में चेंज हो रहा है,
एक समान वेग से गति या आपेक्षिक गतिशील निर्देश तंत्र में t बराबर 0 पर, देखो गतिशील है इसका मतलब कहीं ना कहीं तो शुरू होगा। अगर मान लो मैं ये पहले यहीं पर था, ओडेस यहीं पर था, उसके बाद में ऐसे चलता चलता गया, तो अगर मान लो t बराबर 0 पर इसके ऊपर ही था, तो इसका मतलब t बराबर 0 पर इन दोनों के बीच की जो आर नोट है डिस्टेंस है वो 0 थी, इनके बीच में 0 थी। कुछ समय बाद में समय t पश्चात दोनों के बीच विस्थापन, अगर t समय निकल गया उसके बाद में इन दोनों के बीच में कितना विस्थापन रहा, तो विस्थापन निकालने के लिए वही देता वेग इंटू समय, विस्थापन ही होता है। v वेग से गतिशील है और t टाइम लगा है, तो इसका मतलब विस्थापन कितना हो जाएगा vt या v इंटू टी, सही है, इतना विस्थापन है। तो इसका मतलब ये जो डिस्टेंस है r नोट, इस r नोट को मैं क्या कह दूँ विस्थापन, और विस्थापन कितना आया v इंटू टी। वही सदिशों के त्रिभुज नियम से, सदिशों के त्रिभुज नियम से, सदिश संयोजन के त्रिभुज नियम से बात करूं मैं ओ ओडेस पी में, वही त्रिभुज ओ ओडेस जिसको मैं ओपी का, ओपी बराबर ओ ओडेस प्लस ओडेस पी, इसके बराबर हो जाएगा। ओपी का मतलब सदिश आर, यही तो है। ओ ओडेस कितना है आर नोट प्लस ओडेस पी कितना है आर डेस, क्लियर। अगर ये मुझे निकालना हो तो मैं इसको यहां रख लूँ, बाकी को इधर भेज दूँ, हाँ क्लियर है। ये निकालना हो इनको इधर रख लूँ, तो मैंने कहा आर बराबर आर नोट कितना है, टी टाइम की बात कर रहे हैं, समय टी के ऊपर, टी समय पर बिंदु पी की स्थिति निकाल रहे हैं। कौन से समय पर, समय टी पर है, ठीक है, टी समय पर। तो ये हो जाएगा वी टी प्लस आर डेस, क्लियर है। अब अगर अपन मान लो इनका अवकलन करें, ये समीकरण मैंने कहा एक नंबर पे लेते हैं इसको, समीकरण 1 का अवकलन करने पर अपने को वेग निकालना है, किसके सापेक्ष, टी के सापेक्ष, टी के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो ये तो हो जाएगा डी आर अपॉन डी टी इक्वल हो जाएगा डी आर नॉट अपॉन डी टी प्लस डी आर डेस अपॉन डी टी। अब देखो आर नॉट फिक्स नहीं है, समय के साथ में क्या हो रहा है बदल रहा है, क्योंकि मैंने कहा टी समय पर ये आर नॉट जो है वी टी है, तो जैसे जैसे टाइम बदलेगा वैसे वैसे इसका विस्थापन तो बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पर देखो डी आर नॉट को मैंने कहा, मान लो इसको मैं कह दूँ यू, क्योंकि मैंने वी तो उसको नाम दे दिया, तो इसको मैं कह दूँ जो ये इसका वेग मैं कह दूँ यू, डी आर नॉट का मतलब डी अपॉन डी टी, आर नॉट का मतलब वी इंटू टी प्लस का डी आर डेस, इसको कह देते हैं यू डेस। तो यू बराबर हो जाएगा डी अपॉन डी टी, वी का तो होगा नहीं, नियत वेग से गतिशील है, और टाइम का होगा, टाइम के साथ में एक बार, तो यहाँ पर बचेगा अपने पास में v और प्लस यू डेस, ये अपने पास में वेग है। अगर मुझे ये वेग निकालना है उसका स्थानांतरण कर देते हैं, ये वेग कौन सा है, s के सापेक्ष बिंदु p जो है कण का वेग, कौन से के सापेक्ष, s के सापेक्ष बिंदु कण, इस बिंदु p का जो वेग है वो कितना दे रहा है u बराबर है v प्लस यू डेस, क्लियर। तब हो जाएगा यहाँ पर डी यू अपॉन डी टी, एक बार और इसका अवकलन कर देते हैं, तो डी वी अपॉन डी टी प्लस डी यू डेस अपॉन डी टी। अब देखो यहाँ पर v जो है ना नियत वेग है, नियत वेग है, इसका मतलब v अगर नियत है तो डी वी अपॉन डी टी कितना हो जाएगा 0, और डी वी अपॉन डी टी 0 हो गया, तो डी यू अपॉन डी टी का मतलब a, और डी यू डेस अपॉन डी टी का मतलब a डेस। इसका मतलब कण का इस निर्देश फ्रेम में या इस निर्देश फ्रेम में जो त्वरण है वो क्या होगा नियत, इसमें भी और इसमें भी त्वरण नियत होगा, लेकिन वेग अलग अलग है। देखो इसमें वेग अलग होगा, इसमें वेग अलग। मैं इसके वेग की बात करूँ तो वेग कैसे निकालेंगे,
ये समीकरण मान लो इसको मैंने 2 नंबर नाम दे दिया, ये इसको 3 नंबर नाम दे दिया। समीकरण 2 से कौन से पे वेग निकालना है मुझे? हाँ, मुझे वेग कौन सा निकालना है? निर्देश तंत्र एस डेस के अंदर वेग निकालना है। तो यहाँ पर देखो यू डेस जो है एस डेस का है, यू डेस इक्वल टू वी को इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा यू माइनस वी। ये वेग किसमें हो जाएगा? एच डेस के अंदर कण का वेग। क्लियर हो गई बात? ये निश्चित कोण से झुके हुए निर्देश तंत्र में रूपांतर। अगर कोई निर्देश तंत्र जो है वो कुछ कोण से झुका हुआ है तो उसके अंदर अपन उसके रूपांतरण कैसे निकालते हैं? तो देखो बात करते हैं अपन। मैंने कहा ये कोई मेरे पास निर्देश तंत्र है, सही। अगर ये थोड़ा सा घूम गया है, घूमने का मतलब कोई बिंदु P जो है वो यहीं पर है, बिंदु P की स्थिति चेंज नहीं हुई, केवल और केवल ये थोड़ा सा घूम गया। देखो ये यहाँ से घूम गया होगा, ये इस तरफ चला हो गया होगा। पहले स्थिति उसकी ये थी, निश्चित कोण से झुक गया है। अगर झुक की जाए हुए निर्देश तंत्र में रूपांतर। अगर कोई बिंदु P से निर्देश तंत्र जो अगर घूम जाता है, यहाँ पर अपन इसको एक बार घुमाने की बात नहीं करेंगे। द्विविमीय मतलब एक बार अपन इन 2 की बात करते हैं, 2 की x एक्स और z एक्स को घुमा के चेक करते हैं। इससे जो निर्देश प्लेन में जो रूपांतरण आएगा उसी से अपन z एक्स का भी निकाल लेंगे। त्रिविमीय की बाद में बात कर लेंगे, तो पहले इन 2 की बात करते हैं। तो इसका मतलब जितना घुमा है, यहाँ से जितना घुमा उतना इधर घुमा, इसका मतलब ये एंगल भी कितना हुआ? थीटा भी बराबर ही तो घुमा है। क्लियर है? मैं बात करूं इसकी, ये जो लाइन है, ये लाइन मेरे पास में यहां पर है x। क्लियर है? ये वाली लाइन ये x है। इस लाइन की बात करूं तो ये लाइन कितनी है? y। भाई ये निर्देशांक y की बात कर रहे हैं। y निर्देशांक मतलब बिंदु P से x एक्स पर डाला गया लंब, उसकी लंबाई को अपन क्या कहते हैं? y। अब मैं बात करूं, जब निर्देश तंत्र घूम जाता है, थीटा कोण से घूम गया, उसके बाद में उसकी निर्देशांक चेंज हो गया। अब ये इसका नाम हो गया एक्स डेस, और ये हो जाएगा मेरे पास में, सॉरी ये हो जाएगा वाई डेस, और ये जो लंबे वाला है यहाँ तक जो है इसको मैं कह दूँ एक्स डेस। क्लियर? अब इनके नाम दे देते हैं अपन कुछ। मैंने इसको ए कह दिया, इसको मैंने बी कह दिया, इसको मैंने सी कह दिया, इसको डी कह दिया। क्लियर? अगर मैं इस बिंदु से इस लाइन पर एक लंब डाल दूं, कौन सी लाइन पर बात कर रहा हूं? इस लाइन पर। इस लाइन पर अगर लंब डाला जाए इस तरह से, ये कितना नाम दे दिया एम, या कुछ और नाम दे देते हैं ई। यहां जहां पर ये काट रहा है, इस लाइन को भी तो 90 डिग्री पर ही काट रहा है। ये कितनी लाइन, यहां पर कितना कोण बनाएगा? 90 डिग्री पर। इसको मैंने नाम दे दिया एफ। 2 एक्सिस को घुमाया मैंने, एक एक्स एक्सिस को ये एक्स डेस हो जाएगा, और एक वाई एक्सिस को ये वाई डेस हो जाएगा। एक्स और वाई को, जेड को एक बार नहीं घुमाया। द्विविमीय की बात कर रहे हैं। अगर मान लो कि इनसे जो रिजल्ट आएंगे उससे अपन त्रिविमीय की बात करेंगे। मैंने कहा कि ये थीटा कोण से घूम जाता है तो यहाँ पर भी कोण कितना बनेगा? थीटा। अगर मान लो मैंने कहा ये कोण भी कितना होगा, ये भी अपने को पता है कितना बनेगा? थीटा। और ये कोण भी कितना होगा? ये भी तो कितना होगा? थीटा कोण ही होगा। सही है? यहाँ पर एक लंब डालते हैं, कहाँ से? ए से पीडी के ऊपर एक लंब है जिसको मैंने कहा ए ई लंब है, किसके ऊपर? पीडी पर। और यहाँ पर जो पीडी है वो ओबी के समांतर है। पीडी समांतर है किसके? ओ बी के समांतर है। क्लियर है? तो यहाँ पर एक त्रिभुज काम में लेते हैं अपन। त्रिभुज ओ ए एफ से त्रिकोणमिति के अनुपात काम में लेते हैं। साइन थीटा बटा कर्ण, और यहाँ पर लंब क्या हो जाएगा? थीटा के सामने की भुजा लंब मतलब ए एफ,
ए एफ तो लब हो गया, करण क्या हो जाएगा ओ ए, करण क्या हो जाएगा ओ ए। तो यहाँ पर देखो साइन थीटा बराबर ए एफ की जगह ए एफ ओ ए कितनी है एक्स, कितनी एक्स, तो इसका मतलब ए एफ कितना आया एक्स साइन थीटा। क्लियर हो गया। मुझे निकालनी है एफ ओ, ओ एफ अगर मुझे निकालनी है ओ एफ कितनी हो जाएगी एक्स कोस थीटा, कितनी हो जाएगी एक्स कोस थीटा। शायद ये बताने की जरूरत नहीं, देखो एक्स साइन थीटा ओ ए एक्स साइन थीटा है, ओ एफ एक्स कोस थीटा है, ये बताने की जरूरत नहीं होगी। तो मैंने एक बता दिया आपको साइन थीटा के अनुपात से लिए, इसी तरह से कोस थीटा लेंगे अपन तो अपने पास में ओ एफ की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं त्रिभुज की बात करूं, कौन सा ए ई पी से, यहाँ पर त्रिभुज की बात करूं मैं, ये एंगल भी कितना हो जाएगा, देखो ये थीटा है तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ये बड़ा एंगल 90 माइनस थीटा, तो ये बड़ा एंगल कितना हो जाएगा थीटा। ये एंगल, अरे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 90 डिग्री। अब ये तो 90 है ही पहले, सॉरी 180 डिग्री, ये तो पहले से 90 डिग्री है, ये थीटा है तो ये बड़ा कोण कितना कोण हो जाएगा 90 माइनस थीटा। लेकिन अब 90 माइनस थीटा, लेकिन ये जो है इसके ऊपर लंबी, ये तो सीधी लाइन में देखो यहाँ से, ये क्या हो जाएगा ये समकोण त्रिभुज है, यहाँ पर सॉरी समकोण बना रहे हैं, यहाँ पर समकोण बना रहे तो ये कोण कितना हो जाएगा थीटा। तो थीटा यहाँ पर अपन त्रिभुज लेते हैं ए ई पी से, त्रिभुज ए ई पी से, ए ई पी ए पी बराबर कितना हो जाएगा, ए कितना हो जाएगा ए पी, यह है पी और ए पी कोस थीटा, और ए पी कितना है वाई कोस थीटा। क्लियर। उसी तरह से अगर मुझे निकालनी है पीई, पीई कितनी हो जाएगी ए पी साइन थीटा, इसका मतलब वाई साइन थीटा के बराबर। यहां पर अपन ने देखो दो चीजें निकाली, ए पी और एक ये बड़े थे। अब यहां पर रूपांतरण निकाल, अब निकालते हैं अपन रूपांतरण निकालते हैं तो अपन क्या निकालते हैं एक्स डेस और वाई डेस। एक्स डेस और वाई डेस की बात करता हूं मैं, देखो तो सबसे पहले कुछ अपने को इसमें चेंज करने, देखो ई पी किसके बराबर है एफ बी के बराबर, ई पी और एफ बी क्या है ई पी बराबर है एफ बी के बराबर है, ई पी किसके बराबर है एफ बी के बराबर। अगर मुझे मैंने ई पी निकाल रखा है या पी ई निकाल रखा है तो वो एफ बी के बराबर है, तो पी मैंने निकाल रखा है कितना वाई साइन थीटा। क्या क्लियर है। मैं बात करता हूँ एक्स डी एस की, एक्स डी एस कितना है मेरे पास में ओ बी, ओ बी किसके बराबर हो जाएगा ओ एफ प्लस एफ बी, ओ एफ प्लस एफ बी। अब देखो ओ एफ मैंने निकाल रखी है एक्स कोस थीटा, एक्स कोस थीटा प्लस एफ बी मैंने निकाल रखी है, एफ बी किसके बराबर ई पी के बराबर, ई पी कितना है वाई साइन थीटा कितना हुआ। ये अपने पास में किस कौन सी समीकरण आ गई एक्स डी एस की। रूपांतरण निकाल लिया अपन। वाई डेस की बात करूँ तो वाई डेस किसके बराबर है, ये नहीं वाई डेस कितनी है पी बी, पी बी कह दो या इसको ई एफ कह दो, पी बी कह सकते हैं या अपन इसको क्या कह सकते हैं ई एफ कह सकते हैं, क्योंकि पी बी और ई एफ दोनों एक दूसरे के समांतर और दोनों क्या बराबर है। तो देखो पी बी कितना है या ई एफ कितना है, तो ई एफ निकालने के लिए मैं कहूँ ए ई में से ए ई माइनस ए एफ कर दूँ तो मेरे पास में क्या आ जाएगी ई एफ, जिसको मैंने कहा है वाई डेस। अब यहाँ पर ए ई कितना है, ये रहा ए वाई कोस थीटा, वाई कोस थीटा माइनस ए एफ कितना, ये रहा ए एफ कितना है यहाँ पर एक्स साइन थीटा, ये एक्स साइन थीटा, इसको मैंने समीकरण मान लो एक दे दिया, इसको दो दे दिया। ये वाई डेस की वैल्यू आई है, वाई डेस का कितना मान है वाई कोस थीटा माइनस एक्स साइन थीटा, ये मेरे पास में समीकरण नंबर 2। तो ये रूपांतरण है। सबसे पहले इनको थोड़ा सा रूपांतरित कर देता हूँ, चेंज कर देता हूँ हल्का सा, इसको आप लिख लेना वीडियो के अंदर जैसे ही स्क्रीनशॉट लेके जो भी लिखना चाहो, ठीक है। अपन ने रूपांतरण निकाले, रूपांतरण को थोड़ा सा चेंजेस के फॉर्म में कैसे लिखते हैं, देखो किताब में जैसे लिखा हुआ है, या थोड़ा सा इसको अपन चेंज करके लिखते हैं। जैसे एक्स डेस की वैल्यू आई थी अपने पास में एक्स कोस थीटा प्लस वाई साइन थीटा। अब मैं इसको लिख देता हूँ एक्स डेस इक्वल टू एक्स कोस
थीटा की जगह थीटा प्लस वाई, साइन को मैं कोस में चेंज कर दूं तो ये हो जाएगा कोस 90 माइनस थीटा। कोस 90 माइनस थीटा ये हो गया साइन थीटा। इसी तरह से मैं वाई डेस की बात करूं तो वाई डेस की वैल्यू अपने पास में आई थी वाई कोस थीटा माइनस एक्स साइन थीटा। देखो वाई डेस इक्वल टू वाई की जगह इसको साइन को कोस में चेंज कर देंगे, वाई कोस थीटा प्लस एक्स कोस 90 माइनस 90 प्लस थीटा माइनस नहीं। देखो इस माइनस को हटाने के लिए मैंने यहाँ पे प्लस लगाया, 90 प्लस थीटा कर दिया मतलब दूसरे क्वाड्रेंट में जाते ही साइन की वैल्यू माइनस की होती थी, माइनस कोस की वैल्यू क्या होती है माइनस, उसमें साइन प्लस हो जाएगा। क्लियर है? तो वाई डेस इक्वल्स टू वाई कोस थीटा को मैं लिख सकता हूँ कोस वाई ओ वाई डेस। देखो थीटा ये रहा वाई ओ वाई डेस, ये थीटा है प्लस एक्स कोस 90 प्लस थीटा एक्स ओ वाई डेस। कितना लिख सकता हूँ इसको एक्स ओ वाई डेस। ये एंगल बता रहा हूँ मैं एक्चुअल में। एक्स डेस इक्वल्स टू एक्स कोस थीटा एक्स एक्स ओ एक्स डेस कोस एक्स ओ एक्स डेस प्लस में वाई कोस, इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स डेस ओ वाई। कितना लिख सकते हैं एक्स डेस ओ वाई। ये हो गया अपने पास में अगर निश्चित कोण से झुका हुआ है तो उसका रूपांतर। अब इसकी त्रिविमीय में बात करते हैं। चलो चलते हैं। मैंने द्विमीय रूपांतरण बता दिया, बात करता हूँ मैं त्रिविमीय में रूपांतरण। अगर तीनों एक्सिस झुकी हुई हो, कहने का मतलब एक्स एक्सिस भी इस तरह से थीटा कोण से झुकी हुई है, अगर ये वाई एक्सिस जो है वो भी थीटा कोण से क्या होती है थोड़ी सी झुकी हुई है, इस तरह से थीटा कोण से झुकी हुई है, ये वाई हो जाएगी वाई डेस हो जाएगी, एक्स हो जाएगी एक्स डेस हो जाएगी। इस तरह से ये जेड होती है, ये भी हल्की सी इस तरह से झुकी हुई है थीटा कोण से, जेड भी इस तरह से झुकी हुई। तो इन तीनों के निर्देशांक कैसे निकाले? तो मैंने एक्स डेस का निर्देशांक कैसे निकाला था? देखो एक्स कोस थीटा, एक्स एक्स के साथ में वापस कौन सी लाइन कौन सी लिखनी? एक्स डेस ओ एक्स, एक्स डेस ओ वाई, एक्स डेस ओ एक्स, एक्स डेस ओ वाई। इसी तरह से यहाँ पर भी एक्स डेस इक्वल टू हो जाएगा एक्स डेस ओ एक्स, सॉरी एक्स कोस एक्स डेस ओ एक्स प्लस वाई कोस एक्स डेस ओ वाई, सही है, प्लस में जेड कोस एक्स डेस ओ जेड, एक्स डेस ओ एक्स, एक्स डेस ओ वाई, एक्स डेस ओ जेड। इसी तरह से मैं बात करूं वाई डेस की, वाई डेस के लिए हो जाएगा एक्स कोस, वाई डेस के लिए क्या निकाला? वाई कोस वाई डेस ओ वाई, वाई कोस वाई डेस ओ वाई प्लस एक्स कोस एक्स वाई डेस ओ एक्स प्लस जेड कोस वाई डेस ओ जेड। ये जेड के लिए भाई, वाई के लिए अपन वाई डेस निकाल रहे हैं तो वाई डेस वाली एक्सिस जो है उसी से एंगल ले रहे हैं अपन। एक्स डेस वाले के लिए निकाल रहे हैं अपन, एक्स डेस निकाल रहे हैं तो इसको अपन रेफरेंस ले रहे हैं। वाई डेस वाले के लिए वाई डेस ले रहे हैं, जेड डेस वाले के लिए जेड डेस ले रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से मैं जेड डेस की बात करूँ तो यही वापस एक्स डेस एक्स कोस जेड डेस ओ एक्स प्लस वाई कोस जेड डेस ओ वाई प्लस जेड कोस जेड डेस ओ जेड। ये तीनों समीकरण हो जाएगी। ये अपने पास में पहला नंबर, ये दूसरा नंबर, ये तीसरा नंबर। जिसका एंगल लिया अपन ने उसी के साथ में उसका अपन झुकाव बनाते हैं। तो थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म बनाया मैंने, तो एक बार देख लेना कि एक्स डेस के साथ में एक्स डेस ओ एक्स, एक्स डेस ओ वाई, एक्स डेस ओ जेड। वाई के साथ में मैंने वाई डेस ओ वाई, वाई डेस ओ एक्स, वाई डेस ओ जेड। जेड के साथ में जेड डेस ओ एक्स, जेड डेस ओ वाई, जेड डेस ओ जेड। इसको भी थोड़ा सा अपन सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखो थोड़ा अटपटा लग रहा है, इसको लिख देता हूँ एक्स कोस वाई डेस ओ एक्स, बड़ा वाई है भाई,
वाई डैश ओ एक्स प्लस वाई कोस वाई डैश ओ वाई प्लस जेड कोस वाई डैश ओ जेड, वाई डैश ओ एक्स, वाई डैश ओ वाई, वाई डैश ओ जेड। क्लियर? ये त्रिविम के अंदर बात करते हैं। एक्स एक्स का इकाई सदिश आई कैफ कह दूं, एक्स डैश का आई कैफ डैश कह दूं, वाई कैफ का जे कैफ कह दूं, इसका जे कैफ डैश कह दूं, इसका के कैफ कह देते हैं, इसका के कैफ डैश कह देते हैं, इसका डैश कह देते हैं। अब इनको अगर इनकी फॉर्म में, अब अगर बात करें अपन यदि एक्स वाई व जेड तीन एक्सिस की बात करेंगे अपन, और तीनों की तीनों एक्सिस जो थीटा कोण से घूमी थी, तो मैंने कहा अगर इनकी इकाई सदिश जो है आई केफ जे केफ और के केफ है, तो एक्स डैश एक वाई डैश और तीसरी जे डैश, इनके क्या हो जाएगा आई डैश जे डैश और के केफ डैश, ये इकाई सदिश हो जाएंगे इनके। तो मैं इनके सदिशों के रूप में लिखना चाहूँ तो हमने जो समीकरण लिखे थे एक्स का, एक्स डैश का जो समीकरण लिखा था वो लिखा था एक्स एक्स कोस एक्स डैश ओ एक्स प्लस वाई कोस एक्स डैश ओ वाई प्लस जेड कोस एक्स डैश ओ जेड। इस तरह से अपन ने समीकरण लिखे थे। तो मैं बात करता हूँ यहाँ पे कोस एक्स डैश ओ एक्स की, तो ये कोसाइन एक तरह से, कोसाइन का मतलब ये अपने पास में जो इकाई सदिश है उनके कौन से गुणनफल में आता है, ये डॉट प्रोडक्ट में आता है। तो डॉट प्रोडक्ट की बात करूँ तो यहाँ पर देखो एक्स डैश तो आया था मैंने कहा आई केफ डैश, हमने एक्स डैश के लिए आई केफ डैश लिए और एक्स के लिए क्या लिया अपने आई केफ, ये इकाई सदिश। इनको इस तरीके से लिख सकते हैं, और इनको अगर मैं अलग तरीके से निरूपित करूँ आई केफ डैश डॉट आई केफ, इनका डॉट प्रोडक्ट में अपन मान लेते हैं ए वन वन, आई केफ के लिए ए वन वन। इसी तरह से मैं अगर कोस एक्स डैश ओ वाई की बात करें तो आई केफ डैश एक्स डैश ओ वाई के लिए एक्स डैश का आई केफ, वाई की वैल्यू वाई का इकाई सदिश जे केफ डॉट जे केफ, कितना हो जाएगा ए, इसको मैंने वन नाम दिया था, और जे के लिए कितना नाम देते हैं टू, आई के लिए वन तो जे के लिए टू, ए वन टू। कोस एक्स डैश ओ जेड की बात करें तो ये हो जाएगा आई केफ डैश डॉट जेड के लिए हो जाएगा के केफ, इसको कह देते हैं ए वन थ्री। क्लियर है? अब अपन बात करते हैं इसी तरह से कोस, ये तो किसकी बात की, एक्स एक्स कोणों की बात की। अगर इसी तरह से मैं वाई की बात करूँ, वाई डैश कोणों की बात करूँ तो कोस वाई डैश ओ एक्स, तो इसका मतलब जेकेफ डैश, वाई डैश का मतलब जेकेफ डैश डॉट वाई डैश ओ एक्स, एक्स का मतलब आई केफ, इसको नाम दे देते हैं जेकेफ का मतलब ए टू और आई केफ का मतलब वन, ए टू वन नाम दे देते हैं। कोस वाई डैश ओ वाई इक्वल टू हो जाएगा जे केफ डैश डॉट जे केफ, ये हो जाएगा ए टू। इस तरह से अपन पूरी सारणी बना सकते हैं। ये तीनों की हो जाएगी, एक्स के एक्स डैश की, वाई डैश की और जे डैश की, तीनों की कोसाइनों की। इन कोसाइनों को मैंने ए वन वन, ए वन टू, ए वन थ्री लिखा है। अगर मैं इस तरह से इनकी सारणी बनाऊँ तो एक तरह से ये बनती है, देखो इन तीनों के मान लिखते हैं अपन, तो इस तरह से लिखे जाते हैं। डायरेक्ट लिख रहा हूँ, एक बार आपको समझ में आ गया कि लिखना कैसे। तो मैंने लिखा एक्स डैश किसके बराबर हो जाएगा, ए वन वन एक्स प्लस ए वन टू वाई प्लस ए वन थ्री जेड। इसी तरह से वाई डैश की बात करूँ, वाई डैश किसके बराबर हो जाएगा, ए टू वन एक्स प्लस ए टू टू वाई प्लस ए टू थ्री जेड। इसी तरह से जेड डैश की बात करूँ तो ए थ्री वन एक्स प्लस ए थ्री टू वाई प्लस ए थ्री थ्री जेड, इसके बराबर हो जाएगा। ये अपने पास में तीनों के समीकरण आ गए, जिनको अपन रूपांतरण समीकरण भी बोलते हैं। मैंने थोड़ा शॉर्ट फॉर्म की है इसको, ए वन वन, अपन ने इसको कोस एक्स डैश ओ एक्स को लिखा है। क्लियर है? तो ये रूपांतरित समीकरण है, इसको सारणी के रूप में कैसे लिखते हैं, सारणी बोल सकते हैं, मैट्रिक्स अपन मैट्रिक्स बोलते हैं, मैट्रिक्स के रूप में कैसे लिखते हैं, तो इसको एक्स डैश वाई डैश और जेड डैश बराबर, इन तीनों में कॉमन चीज क्या है, या एक्स वाई जेड, या भी एक्स वाई जेड, नीचे भी एक्स वाई जेड, तीनों के लिए कॉमन आ जाए, उसका मतलब एक्स वाई जेड। यहां पर हो जाएगा ए वन वन, ए वन टू, ए वन थ्री, ए टू वन, ए टू टू, ए टू थ्री, ए थ्री वन, ए थ्री टू, ए थ्री थ्री। तो ये अपने पास में क्या होगी, सारणी। अब ये सारणी जो है तीनों अक्षों से मिलकर बनी है, एक्स वाई और जेड। अब तीनों अक्ष जो है, तीनों की तीनों जो है एक दूसरे से 90 डिग्री के ऊपर होती है, इसलिए अपन इनको क्या कह सकते हैं, घूर्णी
निर्देशांक भी बोलते हैं। वेग रूपांतरण की, वेग रूपांतरण कैसे करें? वेग का मतलब है कि स्थिति जो है उसका अपन समय के साथ में क्या करते हैं, अवकलन। तो मैंने कहा डी एक्स डेस अपॉन डी टी, तो ये क्या हो जाएगा वी एक्स डेस। क्लियर है? इसका करेंगे तो डी एक्स डेस अपॉन डी टी, यहाँ से देखो ए वन वन डी एक्स अपॉन डी टी प्लस ए वन टू डी वाई अपॉन डी टी प्लस ए वन थ्री डी जेड अपॉन डी टी। क्लियर है? एक्स एक्स के रिस्पेक्ट में वेग, वाई एक्स के रिस्पेक्ट में और जेड एक्स के रिस्पेक्ट में, इनको लिख सकते हैं ए वन वन। एक्स एक्स के रिस्पेक्ट में वेग को मैं लिख दूं वी एक्स प्लस ए वन टू वी वाई प्लस ए वन थ्री वी जेड। इसी तरह से मैं वी वाई डेज की बात करूं तो ये भी कितना हो जाएगा ए टू वन वी एक्स प्लस ए टू टू वी वाई प्लस ए टू थ्री वी जेड। इसी तरह से वी जेड की बात करें तो ए थ्री वन वी एक्स प्लस ए थ्री टू वी वाई प्लस ए थ्री थ्री वी जेड। ये अपने पास में तीनों निर्देशांकों के वेग के रूपांतरण, मतलब वी एक्स वी वाई और वी जेड, इनको भी अपन मैट्रिक्स में लिख सकते हैं। कैसे? वी एक्स डेस वी वाई डेस और वी जेड डेस इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई ए वन वन ए वन टू ये तो कांस्टेंट थे, ये तो बाहर है। तो अपन अपने पास में कॉमन चीजें क्या है वी एक्स वी वाई वी जेड वी एक्स वी वाई वी जेड वी एक्स वी वाई वी जेड, इनको अपन क्या लेंगे बाहर की सारणी, जिनको अपन बना देते हैं कॉलम वी एक्स वी वाई वी जेड। ये तो बन गया अपने पास में कॉलम। 3/3 की सारणी, ये 3/3 की मैट्रिक्स क्या हो जाएगी ए वन वन ए वन टू ए वन थ्री ए थ्री टू वन ए टू टू ए टू थ्री ए थ्री वन ए थ्री टू ए थ्री थ्री। तो ये अपने पास में क्या हो गई वेग की सारणी। तो वेग में रूपांतरण जैसे स्थिति का करते हैं, स्थिति के बाद में उसका डायरेक्ट टी के रिस्पेक्ट में अपन जैसे अवकलन करते हैं तो वेग आ जाता है। अब वेग का अगर ये वेग वाले समीकरण जो अपन ने निकाली है, अगर मैं इसका टी के रिस्पेक्ट में और अवकलन कर देता हूँ तो क्या देगा त्वरण। अपन लिखते हैं त्वरण में रूपांतरण। त्वरण में रूपांतरण वही वेग वाले की जो इक्वेशन है उनका अपन टी के रिस्पेक्ट में क्या करते हैं अवकलन। तो अपने पास में देखो ए एक्स डेस इक्वल्स टू डी वी एक्स डेस अपॉन डी टी, इसका अवकलन कर देते हैं। तो वी एक्स वाली समीकरण ये रही ए वन वन डी वी एक्स अपॉन डी टी प्लस ए वन थ्री डी वी जेड अपॉन डी टी। इसी तरह से ए वाई डेस इक्वल्स टू हो जाएगा डी वी वाई डेस अपॉन डी टी ए वन टू वन डी वी एक्स अपॉन डी टी प्लस ए टू टू डी वी वाई अपॉन डी टी प्लस ए टू थ्री डी वी जेड अपॉन डी टी। क्लियर है? इस तरह से जो सारणी पढ़ेंगे अपने पास में वापस ए जेड डेस इक्वल्स टू डी वी जेड डेस अपॉन डी टी इक्वल्स टू ए थ्री वन वी डी वी एक्स अपॉन डी टी प्लस ए थ्री टू डी वी वाई अपॉन डी टी प्लस ए थ्री थ्री डी वी जेड अपॉन डी टी। इनका अपन सारणी बढ़ाए वापस, इनका सारणी बनाए तो वैसे ही बनेगा, लेकिन अब जो इसका सारणी मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ। इसका सारणी आप बना के देखेंगे कि इसका सारणी बनता कैसे है, इसकी मैट्रिक्स कैसे बनती है। लेकिन अगर मान लो कि ये जड़त्वीय निर्देश तंत्र है, अगर मान लो ये एस जो है वो क्या है जड़त्वीय निर्देश फ्रेम है। अगर ये जड़त्वीय निर्देश तंत्र है तो इसका मतलब क्या होगा कि त्वरण का मान क्या होना चाहिए जीरो। कहने का मतलब ए एक्स डेस हो चाहे ए वाई डेस हो ए जेड डेस हो, सबका मान क्या होना चाहिए जीरो। और जीरो होगा इसका मतलब वेग क्या हो जाएगा कांस्टेंट। अगर मान लो कि त्वरण जीरो होगा तो वेग कांस्टेंट होगा, और त्वरण जीरो होने का मतलब क्या होगा इसके ऊपर कोई भी बाह्य बल उपस्थित नहीं, और बाह्य बल उपस्थित नहीं है तब ये क्या हो जाएगा जड़त्वीय निर्देश तंत्र। मैंने आपको 3 रूपांतरण बताए, स्थिति का रूपांतरण, वेग का रूपांतरण और त्वरण का रूपांतरण। अब तीनों के तीनों रूपांतरण जो है एक बार आप खुद करना, फिर अगर नहीं आए तो वापस पूछना।
कल इसी के बारे में आगे चलते हैं, गैलीलियन रूपांतरण।